हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, उसका ही हम सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम अपने पहले लेक्चर को जब प्रोवाइड किए थे तो उस पर काफ़ी सारा कमेंट आया कि सर फिजिक्स के भी लेक्चर को कंटिन्यू करिए। तो आज के इस लेक्चर से अब आप सभी को फिजिक्स के भी लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, और इसके साथ साथ हम यूनिट वेक्टर्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आप सभी को रेगुलर बेसिस पर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब आप लोग अपने कॉपी में दूसरा या फिर नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स लिख लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स। हम क्या बात करने वाले हैं कि वेक्टर्स के क्या क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ पर या कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं बात करेंगे, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहला आएगा पैरेलल ट्रांसलेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा, हम जो ऑलरेडी अपने इंटर में पढ़े होते हैं सदिश और अदिश, बेसिकली वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये बात करते हैं। पैरेलल ट्रांसलेशन मतलब ये हुआ कि इफ़ ए वेक्टर, ठीक है, अगर हम एक वेक्टर को इज डिस्प्लेस्ड बाई, ठीक है, is displaced, then, ठीक है, then its magnitude and direction does not change। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर को हम डिस्प्लेस करते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा, हमेशा वह सेम ही होता है, डज नॉट चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि रिमेन, चलो इसे छोड़ देते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो उस वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड होता है, या तो वेक्टर का ही डिफिनीशन है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम एक वेक्टर को उसके अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिएगा, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इटसेल्फ लिख दीजिए। ठीक है, ये सेंटेंस को पूरा कर देगा, फ्रॉम इटसेल्फ, यहाँ पर फ्रॉम इटसेल्फ लिखिए। ठीक है, फ्रॉम इटसेल्फ, अगर हम उसे खुद से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन बदलेगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं वो इसी के ही पॉइंट के अंतर्गत आएगा, एंगल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो इन्हें हम बहुत ही तेज़ी से कवर करेंगे ताकि हम अपने मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ चलें जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, वैसे अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, आइए यहाँ पर हम समझेंगे, और जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए
लेट ऐसे लिख लेता हूँ मैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या बात मैंने बोला कि हमारे पास जो थीटा होता है वह एंगल होता है बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, जिसे हम नाम दिया वेक्टर ए। एक वेक्टर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है जिसे हमने नाम दिया वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी बच्चों को पता ही होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी लिख दीजिएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो इनके बीच जो यह एंगल बन रहा है, यह जो एंगल बन रहा है, इसी को ही हम कहते हैं थीटा, और इसी को ही हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना इस बात को, यह थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या थीटा का वैल्यू हो सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए, मतलब कहने का ये मतलब है कि वेक्टर बी जो है वह वेक्टर ए पर ही आकर ओवरलैप कर जाए, तो उस सिचुएशन में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एंगल जो हमारे पास वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, ये दोनों हो सकता है 90 डिग्री पर आ जाए, चाहे वो इस प्रकार से हो जाए चाहे इस प्रकार से हो जाए, तो इस सिचुएशन में थीटा का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। हो सकता है कि हमारे पास जो वेक्टर ए कुछ इस प्रकार से है, वेक्टर बी हो सकता है कुछ इस प्रकार से हो जाए, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास एंगल का वैल्यू होगा वो होगा 180 डिग्री। आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर भी हम बात कर लेते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू हो गया 0, तब इस सिचुएशन में देन इट इज कॉल्ड एज, ऐसे लिख लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहेंगे तब हम इन दोनों वेक्टर्स को, क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। और अगर 90 डिग्री हो जाता है तो परपेंडिकुलर वेक्टर कहेंगे, लेकिन उसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो एक छोटा सा और पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू हो जाता है 180 डिग्री, अगर हम 180 डिग्री ले लेते हैं, तब इस सिचुएशन में देन आप 90 डिग्री वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अगर समझ जा रहे हैं, सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप खुद से भी इन सेंटेंस को बना सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो इट इज़ कॉल्ड एज, ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम इन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर कह रहे हैं, अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो या फिर पैरेलल हो, तब इस सिचुएशन में यहाँ पर लिख लीजिएगा एक और पॉइंट कि इफ़ टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आर पैरेलल, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हों या फिर ओ आर एंटी पैरेलल हों, ठीक है, एंटी पैरेलल, देन तब इस सिचुएशन में इट इज़ कॉल्ड एज, ठीक है, देन दे आर नोन एज, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, देन दे आर नोन एज, तब उन्हें हम कहते हैं कोलीनियर, ठीक है। क्या कहेंगे, को और डबल एल का उपयोग किया जाता है, कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कोलीनियर वेक्टर क्या होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि वे वेक्टर्स जो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उन्हीं को कोलीनियर वेक्टर कहा जाता है। तो ये
डिफिनीशन केवल 50% ही सही है, बल्कि 50% ये भी होना चाहिए कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स को भी हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे यहाँ पर मैं यह चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे यहाँ तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग क्या करिए, पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद। तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। हमारे पास दूसरा जो प्रॉपर्टी आएगा या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर आएगा, वो हमारे पास है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। समझते हैं कि निगेटिव क्या होता है किसी भी वेक्टर का, तो कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि मायने हमारा कॉन्सेप्ट रखता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। तो इफ़ वेक्टर ए इज ए वेक्टर, ठीक है, देन वेक्टर बी इज सेड टू बी, ठीक है, हमारे पास एक दूसरा वेक्टर बी है जिसे हम कह रहे हैं इज सेड टू बी निगेटिव। ठीक है, इज सेड टू बी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। ठीक है, इफ़ हम कब कह सकते हैं, हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इफ़ हम तब कह सकते हैं इफ़ बोथ हैव, ठीक है, बोथ हैज़ सेम मैग्नीट्यूड, लिख दूँ, हाँ ठीक है, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों के पास क्या होना चाहिए, समान मैग्नीट्यूड होना चाहिए, समान मात्रा होनी चाहिए, बट लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं इस बात को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यह हमारे पास मार्कर है तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम इस पर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही इसके द्वारा भी फोर्स लगाया जाएगा। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, और इससे जो हमारे पास प्रतिक्रिया हो रही है उसमें भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना हम लगाएंगे, और साथ ही साथ डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। यानी कि हमारे पास जो वेक्टर ये वाला काम कर रहा है, इसके अपोजिट एक दूसरा वेक्टर भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि कुछ इस प्रकार से है, और इसका जितना भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उतना ही मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट हमने एक और वेक्टर ले लिया। अब इसमें क्या अंतर है ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें अंतर ये है, डिफरेंस ये है कि इनका जो हमारे पास डायरेक्शन है वो अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। तो अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर ए जो हमारे पास होगा वह माइनस वेक्टर बी का होगा, या फिर इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लाइन हमने खींचा है इसको इक्वल मैग्नीट्यूड में ही रखिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा करेंगे तो उस सिचुएशन में ये पैरेलल का केस बनने लग जाएगा। वैसे मैं सोच रहा था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैंने फिलहाल बता दिया। आप लोग फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एडिशन पर। ठीक है, और ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये जो हम लॉ पर बात करने वाले हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन और नॉर्मल एडिशन में क्या होता है डिफरेंस। यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर्स का एडिशन होता है यह अलजेब्राइकली नहीं होता, बल्कि यह ज्योमेट्रिकली होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहने का ये मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको हम कैसे ऐड करेंगे इस पर हमें बात करना है। कैसे होगा, आइए बात करते हैं।
सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है, कोई एक वेक्टर बी होगा। उन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर बी हम सपोज कर ले रहे हैं कुछ ऐसा है, ठीक है, एक वेक्टर बी हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। तो अगर इनको हमें ऐड करना है, यानी कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो लॉज दिए गए हैं। पहला लॉ ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ भी लिखा जा सकता है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लिखा जा सकता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन, ये हमारे पास पहला लॉ है। और दूसरा लॉ हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, या फिर टू वेक्टर लिखा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले लॉ पर हम बात करते हैं, जो कि हेडिंग दे दिया गया है ट्रायंगल लॉ ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं और इनको अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर बी और वेक्टर ए को इस प्रकार अरेंज करेंगे। किस प्रकार अरेंज करेंगे, मैं इसे इरेज करता हूं। इस प्रकार हम इसको अरेंज करेंगे कि वेक्टर ए एक ट्रायंगल का एक साइड हो जाए और वेक्टर बी हमारे पास उसी ट्रायंगल का दूसरा साइड हो जाए, और इनका जो हमारे पास डायरेक्शन हो वो एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ये वाला जहां पर खत्म होगा उसके बाद वाला ही दूसरा शुरू होगा। तब इस सिचुएशन में ये हमारे पास वेक्टर बी बन गया। तब इस सिचुएशन में जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वह उसी ट्रायंगल का एक तीसरा साइड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या होता है, उसी ट्रायंगल का एक तीसरा साइड होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वह इनके ऑर्डर के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि अगर ऑर्डर को देखा जाए तो यहाँ से चला तो यहाँ पर आया, यहाँ से चला तो यहाँ पर आया, अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए था हमारे पास ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है। और इसी लॉ को ही हम कहते हैं, तो ये हम सी वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तब हम कहेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो हमारे पास है वह वेक्टर सी होता है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हम अलजेब्रिकली नहीं करते बल्कि इसे हम ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके ये जो हमारे पास फिगर है, जो भी मैंने अभी तक समझाया वो बातें लिख लेते हैं। Let vector A and vector B are two vectors, ठीक है, two vectors, okay, are represented, ठीक है, B2 vectors से लिख देते हैं, B2 vectors are represented both in magnitude, okay, magnitude and direction, ठीक है, एंड डायरेक्शन, मतलब इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। बाई क्या कर रहे हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके द्वारा, बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, टू साइड्स of a triangle in same order, ठीक है, same order, then तब इस सिचुएशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है, then the resultant, ठीक है, then the resultant वेक्टर, जिसे हम कह रहे हैं कि वेक्टर सी हमारे पास है, वेक्टर सी इज रिप्रेजेंटेड, ऐसे लिख लेते हैं, इज रिप्रेजेंटेड
इन मैग्नीट्यूड, इसको भी हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी देंगे, तभी तो यह एक वेक्टर मिलेगा, एंड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास वेक्टर्स ही मिलता है, ठीक है। एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, और यह त्रिभुज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हमारे पास डायरेक्शन होता है एंड यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इन रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। क्या कर रहे हैं, इसे हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम बात करते हैं, दिस इज नोन एज, यहाँ पर आप लोग एक और लाइन लिख लीजिए, दिस इज नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ट्राइंगल लॉ, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम ऐड करते हैं तो इस प्रकार हमें मिलता है वेक्टर सी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, यही हमारे पास कहलाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसा ही होता है हमारे पास एक और लॉ, उस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान से पॉइंट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, वैसे ये इंटरमीडिएट लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इतनी चीज़ों को नोट डाउन करिए। तो हम लोगों ने अपने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के अंतर्गत सबसे पहले लॉ को पूरी तरीके से समझ लिया है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर, जिसे हम कहते हैं, आप लोग दूसरा हेडिंग दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड हेडिंग हमारे पास आएगा पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन। समझते हैं कि ये कौन सा लॉ है, क्योंकि ट्राइंगल लॉ तो हमने समझा, लेकिन ये कौन सा लॉ है, इस पर अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यह कैसा हमारे पास वेक्टर एडिशन है, तो अगर बात किया जाए तो समझना इस बात को, हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी, ठीक है। तो अगर हमें बात करना है पैरेललोग्राम लॉ पर, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को हम एक पैरेललोग्राम का क्या करते हैं, बेस सपोज करते हैं, जिसे हम कह दे रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर होता है जिसे हम उस पैरेललोग्राम मतलब आप लोग जानते होंगे कि समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, उसका हम क्या कहते हैं, दूसरा साइड बनाते हैं, एडजेसेंट साइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, दूसरा साइड, जिसे हमने बनाया वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है, अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो वह हमारे इस पैरेललोग्राम का क्या होता है, डायगोनल होता है। ये हमने बनाया इसका डायगोनल, ठीक है, जो कि वेक्टर सी होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर इसे हम पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं तो कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास बेंडिंग पोजीशन है वो सेम ही हो, ऐसा ना हो कि एक डिफरेंट हो दूसरा डिफरेंट हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना दिया हूँ तो थोड़ा इसे सही मैं कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है तो इसे मैं सही कर देता हूँ। तो ये हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ इसको। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गया, अब शायद परफेक्ट नज़र में आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसे अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह जो पॉइंट होता है इसे हम ओ डिनोट करेंगे। पिछले वाले में शायद मैंने नहीं डिनोट किया था, आप लोग डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स
हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट, ठीक है, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ, बाय द एडजेसेंट साइड्स, देखो ये दोनों साइड्स क्या है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, देन तब इस सिचुएशन में देन द रिजल्टेंट, ठीक है, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ दीज वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट पर बात करते हैं तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर सी के नाम से, ठीक है, इज द साइड, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन, ठीक है, बाय द डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे मिक्स मत कर दीजिएगा, ये पॉइंट वो है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर इसे हम लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर सी है वो बेसिकली हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है, यही हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है। और वैसे अगर आप लोग फिजिक्स को पूरा डिटेल में ध्यान से चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को भी मिलता है, लेकिन अगर इसे हम ऊपर तौर पर समझते हैं तो चीज़ें काफ़ी अधूरी सी लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये कौन सा एडिशन किया गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी तो बस ये शुरुआत है, आप लोगों को मैं अभी बस समझ लीजिए, हम कुछ जैसे मूवीज़ में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, उसके ये पिताजी हैं, ऐसे करते नहीं है, वैसे ही यहाँ पर अभी हम केवल वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करते हुए चीज़ें हम और भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। हमने इस लेक्चर में अपने वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर लिया और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर भी हमने बात कर लिया, ठीक है। अब जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम यूनिट वेक्टर्स को लेकर आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को अब हम शुरुआत करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलना। कंपोनेंट्स पर भी बात करेंगे कि 2D कंपोनेंट्स क्या होता है, 3D कंपोनेंट्स क्या होता है किसी भी वेक्टर का, ये सभी चीज़ें अब हमारी शुरुआत होने वाली हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो लगभग 30 मिनट का हो चुका है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम कट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।